औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो रेडियो एक्टिविटी के मुतालिक है। रेडियो एक्टिविटी हमारे यूनिट एमडी कैट जो है 13 एमडी कैट उसका एक इंतहाई अहम टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस के अंदर से हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा या बीटा या गैमा। ये जो रेडिएशंस के निकलने का अमल होता है किसी भी न्यूक्लियस में से, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये डिस्कवर की गई थी, एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरल, जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया था यूरेनियम साल्ट जब उन्होंने रखा अपनी दराज में। तो उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट्स पर कुछ निशानात पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि ये निशानात जो हैं ये निशानात किसी ख़ास वजह से पड़े हैं। तो बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वो जो यूरेनियम का साल्ट रखा गया था उस साल्ट ही की अंदर से जो है रेडिएशन निकली थी, अल्फ़ा निकली थी, बीटा निकली थी और गैमा निकली थी। तो हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों मौजूद होती हैं। एक और बात आप याद रखें, अगर एंटी टेस्ट के हवाले से आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी के वजह कौन सी फोर्स होती है, तो बेटे याद रखें कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होती है वो वजह बनती है अल्फ़ा की, बीटा की और गैमा की एमिशन की। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा बाहर आया है या ये जो बीटा बाहर आया है या ये जो गैमा बाहर आया है, तो उसके बाहर आने की वजह जो है वो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन का काम करती है। रिपल्सिव फोर्स होती है इसकी नेचर। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है एंटी टेस्ट में कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स होती है। एक और फोर्स न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर एक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है और एक और फोर्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये बुनियादी तौर पर चीज़ों को जोड़ती है। मसलन आप यूँ समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग की जिम्मेदारी या जोड़ कर रखने की जिम्मेदारी वो जो जिस फोर्स के पास होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर आप क्या समझे हैं, अभी तक आप ये समझे होंगे कि न्यूक्लियस में से अल्फ़ा, बीटा और गैमा निकलती है बाहर, और जिस वजह से निकलती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और जो मैंने आपको मुख्तलिफ कलर में दिखाया, ग्रीन कलर यूँ समझ लें कि उसके अंदर एक फोर्स को शो कर रहा है वीक न्यूक्लियर, और ये जो पर्पल सा कलर है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। बाज़ औक़ात मैं बच्चों को यूँ कह देता हूँ कि देखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी एक माँ की तरह है। जैसे घर में माँ जो है वो हमेशा ख़ानदान को जोड़ के रखने की कोशिश करती है और ये अट्रैक्शन की फोर्स करती है। लेकिन कभी कभी लोगों के घरों में जो होता है ऐसा भी होता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है सौतेली माँ की सूरत में। तो सौतेली माँ जो होती है अगर वो अच्छी ना हो तो फिर वो घर से बच्चों को बाहर निकाल देती है, अल्फ़ा को, बीटा को, गैमा को। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसको आप समझ लें सौतेली माँ है, वो जो ड्रामों में भी दिखाते हैं जुल्म वाली। तो माँ तो जोड़ती है लेकिन सौतेली माँ आम तौर पे यही दिखाया जाता है कि तोड़ती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, अब आइए हम अपनी अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि न्यूक्लियस में से बच्चों ये रेडिएशंस क्यों निकलती हैं। रेडिएशंस बेटे इसके पीछे एक अहम वजह यह है कि रेडिएशंस जो निकलती हैं उनके निकलने की वजह ये होती है कि जब ये अल्फ़ा निकल जाता है या फ़र्ज़ कर ले बीटा निकल जाता है या गैमा निकल जाता है, अल्फ़ा, बीटा या गैमा के निकलने के बाद हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो स्टेबल हो जाता है। तो याद रखें कि न्यूक्लियस से अपनी स्टेबिलिटी हासिल करता है, अल्फ़ा निकले, बीटा निकले या गैमा निकले। तो ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में से अल्फ़ा, बीटा, गैमा के निकलने के बाद एक स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, ये कौन से न्यूक्लियस करते हैं? ये वो न्यूक्लियस करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो हमने अभी तक ये 2-3 बातें सीख ली हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा, बीटा और गैमा।
जब निकल जाते हैं तो न्यूक्लियस भी स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। अब जैसा कि हमें पता है कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा 3 तरह की रेडिएशन बाहर निकलती हैं, तो आइए हम इनको नाम देते हैं अल्फ़ा डीके या बीटा डीके या गैमा डीके। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये अल्फ़ा डीके होता क्या है। अल्फ़ा बुनियादी तौर पर साइंटिस्ट ने जब काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया अल्फ़ा के ऊपर, इसको मुख्तलिफ फील्ड में से भी गुजारा, इसका चार्ज मालूम किया और इसका मैस मालूम किया, तो हमें पता चला कि अल्फ़ा जो होता है वो बुनियादी तौर पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हीलियम जो होता है, हीलियम उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में, हीलियम के न्यूक्लियस में वैसे तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए आपको ये कह देता हूँ कि न्यूक्लियस का ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन शेल में या ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में, जो भी केमिस्ट्री में आप कहते हैं, घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, तो आप देखें कि ये हीलियम का न्यूक्लियस रह गया है। और हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसी को हम कहते हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल है। लेकिन आप एक और बात का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पर अगर आप +2 लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल है। अब आइए, हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है। हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ZA एक पेरेंट न्यूक्लियस है। अब पेरेंट न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है, जिसने भी अल्फ़ा, बीटा, गैमा खारिज नहीं की या अमिट नहीं की। लेकिन जैसे ही ये अल्फ़ा, बीटा या गैमा को बाहर निकालेगा तो इसके ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए जो है न्यूक्लियस में। अब ये जो नया न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल वाई। अब ये डॉटर न्यूक्लियस कहलाता है। तो रेडियो एक्टिविटी की एक तारीफ ये भी कर सकते हैं आप, पेरेंट न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस में तब्दील होना। अब बेटे चूंकि 2 प्रोटॉन निकल गए और ये Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पेरेंट न्यूक्लियस में से अगर 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे Z-2 हो जाएगा और ऊपर A-4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं He24 ++ डाल दें, या अगर आपको इसको लिखना अच्छा नहीं लगता तो आप खाली यूँ भी लिख दें α24++। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो बात हमने याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर, बेटे एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ बाय 2 एंड मास नंबर बाय 4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अल्फ़ा जब निकलता है तो दोनों ही चीज़ों में तब्दीली आ रही है। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर मैस नंबर में भी तब्दीली आ रही है। अगर इसका A है तो A-4 है, और अगर ये Z है तो Z-2 है। तो इसकी एक हम पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले लेते हैं जो पंजाब की किताब में भी लिखी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के सारी बोर्ड्स के में जो भी अच्छी बात लिखी है वो आपको बताएं। अब यहाँ पर ये देखें कि रेडियम जो है 88 और 226 या 226, ये इसमें से जब अल्फ़ा निकलेगा तो यहाँ पर 2 की कमी आ जाएगी नीचे और 4 की कमी आ जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि रेडियम जो है वो एक नई चीज़ बन गया है, रेडॉन बन गया है 86 और 222। और यहाँ से हम हीलियम का न्यूक्लियस निकाल दें या हम क्या निकाल दें, अल्फ़ा निकाल दें, तो वो जो है बात एक ही है। तो ये देख लें आपके सामने, ये 222 और 86। बाज़ का एंटीटेस्ट में वो कहते हैं 2 अल्फ़ा निकल गए, 2 बीटा निकल, बीटा की तो बात बाद में करेंगे, 2 अल्फ़ा निकल गए, 4 अल्फ़ा निकल गए। तो आप बस ऐसा किया करें कि अगर मैं कहूँ 2 अल्फ़ा निकलें तो आप क्या करेंगे, -2 फिर -2 और ऊपर -4। अगर मैं कहूँ 3 है तो -2 माइनस ऊपर -4। तो इस तरह आप कर जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बीटा डीके की। देखिए बेटे, अल्फ़ा डीके तो हमारे सामने हो चुका है, अब हम बीटा डीके पर चलते हैं। अब बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में
बुनियादी तौर पर दो तरह का बीटा डीके होता है। बीटा डीके को थोड़ा सा याद रखना है आपने, थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि ये बच्चों के लिए शुरू में इस बीटा डीके को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल ही मैंगो कर देंगे इधर बीटा डीके को, मतलब आसान कर देंगे, टेस्टी कर देंगे। देखें, हमारे जहन में सवाल होता है कि बीटा क्या है। जब साइंटिस्ट ने बीटा को स्टडी किया तो उनको पता चला कि बीटा तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है या इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है। आइए देखते हैं बीटा क्या होता है। बीटा दो तरह का होता है, एक नेगेटिव बीटा जिसको हम सिंपल एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। ये बात मत भूलिएगा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, बार बार याद करवा रहा हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल है जो भी चीज़ बाहर निकलेगी, और जो चीज़ अंदर रह जाएगी उसके पीछे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियस के अंदर दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कशमकश समझ लें फ़िलहाल आप अपने एफएससी लेवल के लिए, कि एक जोड़ती है एक तोड़ती है। अच्छा, ये हमने कहा कि बीटा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नेगेटिव बीटा और एक पॉजिटिव बीटा। अच्छा बेटे, ये पॉजिट्रॉन होता है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि पॉजिट्रॉन एमिशन असल में कौन सी एमिशन होती है, तो पॉजिटिव बीटा एमिशन को कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा ऊपर वाला है नेगेटिव बीटा और नीचे वाला हमारा है पॉजिटिव बीटा। अब याद रखें, यहाँ पर हम बारी बारी करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव बीटा है, ये एफएससी लेवल पर हम एक किस्म का यूं समझ लें जुगाड़ लगाएंगे। लाहौरी कहते हैं कि जुगाड़ लगाएंगे, और यूं समझ लें कि हम एक ऐसा तरीकाकार अप्लाई करेंगे कि जो एफएससी लेवल पर तो बिल्कुल ठीक होगा, रिजल्ट्स भी ठीक देगा, लेकिन असल मेथड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बलूचिस्तान की और पंजाब की बुक में लिखा हुआ भी है इस बारे में कि रियल में जब नेगेटिव बीटा निकलता है या पॉजिटिव बीटा निकलता है तो उसका मैकेनिज़्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हम यूँ समझ लो कि बात को चलाने के लिए हम एक ख़ास मैकेनिज़्म करेंगे, और वो मैकेनिज़्म एफएससी लिहाज से हमें बेहतर ही समझा जाता है या सही समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो असल मेथड नहीं होता। अब नेगेटिव बीटा एमिशन को आइए हम समझते हैं कि नेगेटिव बीटा एमिशन में क्या होता है। तो नेगेटिव बीटा एमिशन में याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव बीटा एमिशन होती है तो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट जाता है। किस किस में ये न्यूट्रॉन की अलामत है? बेसिकली प्रोटॉन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। वैसे तो क्लासरूम में मैंने आपको समझाया भी हुआ है, जो बच्चों ने लेक्चर भी लिया था, कि जो नेगेटिव बीटा होता है एमिशन, ये हम इस तरह तो करवाए थे कि न्यूट्रॉन इस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन इस पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि वो तो क्वार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फ़िलहाल बात चलाने के लिए हम समझें कि हमने क्या लगाया है, जुगाड़ लगाई है। जुगाड़, पाकिस्तानी तो जुगाड़ लगाना वैसे ही बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, जुगाड़ ही लगाते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और एंड तक जुगाड़ ही लगती रहती है इनकी। तो बच्चों, जुगाड़ लग गई यहाँ पे, अच्छी जुगाड़ है। कभी कभी ना तालीम में भी जुगाड़ लगा लिया करो, फिजिक्स में। अब होता यह है कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है XZA। ये जो हमारे पास XZA मौजूद है, इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहेंगे एज़ यूजुअल। जो पेरेंट जिसने अभी रेडियोएक्टिविटी खारिज नहीं की, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Y में, और यहाँ से निकलेगा -10। अच्छा, याद रखिएगा, इसके लिए अलामत हम इसको अगर हम शो करना चाहें तो हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, -β/0 से। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब Y के एटॉमिक नंबर में क्या तब्दीली होगी, अगर आप गौर करें तो ये जो मैकेनिज्म आपको दिया गया है, ये थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैकेनिज्म है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन है, और ये न्यूट्रॉन टूट गया किस में, प्रोटॉन में, और किस में, इलेक्ट्रॉन में। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताते चलें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये बाहर आ गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है ये अंदर रह जाता है। प्रोटॉन असल में न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है। क्यों? अब यूँ समझ लें कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है और ये न्यूक्लियस का हिस्सा बना रहता है। तो एक न्यूट्रॉन
जब टूटा तो एक ही कमी आई, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये वाला प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, तो यहाँ पर Z+1 हो गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि पेरेंट न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम ज़रूर हुआ है, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया है तो उस पेरेंट न्यूक्लियस में, तो वो पेरेंट तो नहीं रहा, वो डॉटर बन गया, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ए ही रहेगा। ए क्यों रहेगा? क्योंकि ए क्या होता है, ए याद रखें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नेगेटिव बीटा एमिशन में हुआ क्या था कि न्यूट्रॉन जो है, इस न्यूट्रॉन ने एक वैल्यू उसकी कम होगी क्योंकि ब्रेक हो गया, और हमने देखा कि प्रोटॉन में ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये Z+1। तो याद रखिएगा अब नेगेटिव बीटा हमारी हो चुकी है। नेगेटिव बीटा में साथ एक और पार्टिकल निकलता है, आमतौर पर उस पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और एनर्जी वगैरह भी निकलती है, तो आप लिखना चाहें तो लिख दें और एंटी न्यूट्रिनो लिख दें, जस्ट फॉर द सेक। इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखें कि एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अब इसके बाद हम आपको करवाने लगे हैं अल्फा और बीटा के बाद हम आपको अब जो करवाने लगे हैं वो गैमा मिशन करवाने लगे हैं। देखिए बेटे, ये जो गैमा से पहले तो अभी पॉजिटिव बीटा मिशन हमारी चलेगी। पॉजिटिव बीटा मिशन क्या है? ये देखें, पॉजिटिव बीटा एमिशन। पॉजिटिव बीटा एमिशन क्या है? आप यूँ समझ लें कि जैसे न्यूट्रॉन टूटता है तो ऐसे ही प्रोटॉन टूट जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि प्रोटॉन जो है वो टूट गया न्यूट्रॉन में और प्लस पॉजिट्रॉन में। अच्छा, पॉजिट्रॉन कुछ भी नहीं होता, ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा जो होता है, मैस तो इलेक्ट्रॉन जितना होता है लेकिन चार्ज बस प्लस होता है। कुछ बच्चे इसको प्रोटॉन बोलते रहते हैं क्लासरूम में, यार प्रोटॉन ना बोलना, प्रोटॉन का मैस तो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, ये असल में एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव बीटा में असल में कौन टूट जाता है? ये जो प्रोटॉन है, ये H11 का मतलब असल में H11 प्लस है। हाइड्रोजन के एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो प्रोटॉन बच जाता है, और प्रोटॉन को हम H11 प्लस कह देते हैं। तो ये न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है और ये पॉजिट्रॉन पर मुश्तमिल है, पॉजिटिव बीटा। अब यहाँ पर हम ये बच्चों को कह देते हैं कि होता ये है कि जब हमारा पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो अंदर जो न्यूक्लियस है उसके एटॉमिक नंबर में एक कमी आ जाती है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है XZA, इसको हम एटॉमिक नंबर, इसको मास नंबर, इसको चार्ज नंबर, इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, ऊपर वाले को। तो अब ये देखें कि ये Y में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर प्रोटॉन टूटा, जब इसका प्रोटॉन टूटा तो इसके Z में एक कमी आ गई और हम कहते हैं Z-1 अब जो बन गया है ये। लेकिन प्रोटॉन में तब्दीली आई, लेकिन एक जो न्यूट्रॉन था वो उसका इजाफा हो गया। तो असल में हम ज़रा खोल के देखते हैं इसको कि A बराबर है Z, तो चूँकि Z में कमी आई है Z-1 प्लस N, Z प्लस N को हम कहते हैं क्या चीज़? Z को, और N के प्लस को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर हम गौर करें तो N+1 भी हो गया, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बात पैदा होती है, हम समराइज़ कर लेते हैं। तो समरी ये है कि जो समराइज़ करते हैं कि नेगेटिव बीटा निकले तो क्या होता है? नेगेटिव निकलने पे नेगेटिव बीटा पे Z+1 हो जाता है और A ही रहता है, लेकिन पॉजिटिव बीटा पे Z-1 हो जाता है और A ही रहता है। तो बच्चों याद रखो, नेगेटिव हो रहा हो तो Z+ हो जाता है, और आप मेमोराइज कर लें या रटा लगा लें, समझने के बाद रटा ज़रूर लगाना एंटी टेस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देखें कि पॉजिटिव बीटा के बाद अगर पॉजिटिव बीटा है तो ये Z-1 हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस। तो ये जो तब्दीली आई है ये Y के लिए है, ये डॉटर न्यूक्लियस के लिए है। अब आइए हम गैमा मिशन के बारे में बात करते हैं। गैमा मिशन जो होती है वो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि गैमा मिशन
अच्छा, गैमा मिशन बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की जब इनर जंप होती है और वो एनर्जी को क्या कर देता है, वो रिलीज कर देता है। तो याद रखिएगा, गैमा मिशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जस्ट लाइक आप यूँ समझ लें कि एक न्यूक्लियस है और एक्स न्यूक्लियस है। अब अल्फ़ा बीटा या गैमा रेडिएशन जब वो अमिट करता है तो उसके पास कुछ एनर्जी ज़्यादा होती है। आमतौर पे हम ऐसे न्यूक्लियस को स्टार से शो करते हैं, इसका मतलब होता है ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, हैविंग मोर एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी ज़्यादा हो तो अनस्टेबल होता है, तो वो फिर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेडिएशंस अमिट कर देता है और बजाते खुद वो एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर हमारे पास एक्स न्यूक्लियस है और उसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो Z है और मास नंबर उसका जो है वो A है, तो ये जब न्यूक्लियस कौन सी डीके करेगा, ये न्यूक्लियस जब गैमा डीके करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इसके पास एनर्जी है ज़्यादा, इस एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा रिलीज करेगा और इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं होगा। तो ये तो था आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ का जो मैं जितने भी पुराने एमसीक्यूज़ एनएमडी कैट में आए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तमाम के तमाम और अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ डालूँगा। तब तक इसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आज तकरीबन रात को 10 से 11 बजे के दरमियान में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम एमसीक्यूज़ ही करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और हाफ लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।